of waves क्या होती थी कि when we have two different waves and when they are traveling in the same direction and they meet at a point, so the resultant wave has an amplitude or the displacement which is equal to the sum of amplitudes or the displacements of the individual waves. So 2 mark की superposition की एग्जाम में डेफिनेशन आती है, ठीक है। दो वेव्स हैं, एक वेव वन और एक वेव टू, ये दोनों ट्रैवल करते हुए एक पॉइंट पे आके जब मीट करेंगी तो उसके बाद क्या होगा कि ये एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी और जो रिजल्टेंट वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल है, ठीक है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के अंदर आपके पास जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है इट इज ग्रेटर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है कि जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है। फिर हमने बात की थी फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस के लिए हमारे पास एक जो साइनसॉइडल वेव है इट कंप्लीट इट्स साइकिल इन अ पीरियड ऑफ 2 पाई रेडियंस। तो ये भी 2 पाई में कवर कर रहा है, ये भी 2 पाई में कवर कर रहा है। सो व्हाट इज द फेज एंगल डिफरेंस? फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप ये देख सकते हो कि दोनों वेव्स का जो क्रस्ट है उसके दरमियान कितना डिफरेंस है। जो वेव वन का क्रस्ट है वो पाई ओवर 2 रेडियंस पे है, जो वेव टू का क्रस्ट है दैट इज ऑल्सो ऑन पाई ओवर 2 रेडियंस, सो देर इज नो डिफरेंस, सेम पोजिशन पे है, सेम पॉइंट पे है। दिस इज द रीजन दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव वन एंड वेव टू इज 0 and so is the path difference as well, ठीक है। So such type of interference is called as zero order constructive interference of wave, जहां पे फेज एंगल डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों ही जीरो होता है, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो मैक्सिमा प्रोड्यूस होता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो तब मिनिमा इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव में व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द पाथ डिफरेंस n lambda and what is the general formula for phase angle difference that is 2n pi, और n की value it starts from 0 1 2 3 and n is basically the nth order of constructive interference, ठीक है। तो 0 अगर n की वैल्यू लोगे तो मतलब 0 order constructive interference। If we consider the value of n as 1, then it's first order constructive interference. So, if we consider the value of n as 1 and you substitute this value of n in this formula, तो मेरे पास path difference कितना है lambda और phase angle difference कितना है 2 pi radians. So, अब मेरे पास एक वेव 1 ये है और एक वेव 2 ये है। अब क्योंकि पाथ डिफरेंस लैम्डा का है, 1 लैम्डा का मतलब ये है एक कंप्लीट साइकिल का डिफरेंस है। मतलब वेव वन में अगर 2 साइकिल ऑफ वेव्स है तो वेव 2 में सिर्फ एक साइकिल है, ठीक है। एक पूरे साइकिल की लेंथ का फर्क है, ओके। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, जब ये दोनों मीट करेंगी तो फर्स्ट 2 पाई रेडियंस के लिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव एम्पलीट्यूड ये ऐड हो गया। अब क्योंकि 2 पाई से लेकर 4 पाई तक एम्पलीट्यूड वेव 2 का 0 है, सो इफ वी add the amplitudes together, so that just remains as this. So this is called as the first order constructive interference of wave, ठीक है। और इसमें आपके पास अगर there is a maxima that is produced, ये क्लियर है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ओके, नेक्स्ट आप फिर इसी तरह n की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर दोगे फॉर्मूला में तो 2 लैम्डा इसका पाथ डिफरेंस और फेज एंगल डिफरेंस हो जाएगा 4 पाई रेडियंस। सो एक आप
कैसे यार, मतलब हमें पता लगता है कि कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? अगर तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस है, if it is an integer value then it is constructive interference. अगर वो फ्रैक्शन में आएगी तो डिस्ट्रक्टिव है। और अगर फेज एंगल डिफरेंस जो है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई मल्टीपल्स ऑफ 2 है, ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर ऑड वैल्यूज के टर्म्स में आते हैं आपके पास फेज एंगल डिफरेंस, तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में काउंट होता है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमा प्रोड्यूस होता है, or general formula of path difference is n minus 1 over 2 lambda, and the phase angle difference is 2n minus 1 pi. So we need to remember these formulas, okay? And where the values of n starts from 1, 2, 3, 4. So when you put n as 1, it's the first order destructive interference. There is no such thing as zero order destructive interference. ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना। सो एन की वैल्यू 1 पुट की, पाथ डिफरेंस लैम्डा ओवर 2, फेज डिफरेंस पाई रेडियंस। तो मैंने बताया ना, अगर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल हो और पाथ डिफरेंस फ्रैक्शन है तो देन इट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एन उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। और ऑर्डर आपके पास ओके, नेक्स्ट अप वी हैव, या सो नेक्स्ट अप वी हैव, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया। ये मैंने दोनों का कंपैरिजन लिखा है कि पाथ डिफरेंस जो है वो 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, but for destructive interference the path difference is in fractions, lambda over 2, 3 lambda over 2, 5 lambda over 2. Phase difference for constructive interference is 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, and phase difference for destructive interference is pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi. Okay, नेक्स्ट अप वी हैव, ठीक है, ये आपके पास डायग्राम्स आ गई हैं। ये वेव 1 है। अब क्योंकि लेमडा ओवर 2 का फर्क है, मतलब हाफ साइकिल का डिफरेंस है, ठीक है। और हाफ साइकिल इसमें इस तरह से होगा कि ये वेव 1 इज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव 1। अब वेव 2 इससे लैम्डा बाई 2 पीछे है, मतलब हाफ में कंप्लीट होगी वेव 2। अब इस सेक्शन के लिए अगर इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब ये एक का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हुआ दूसरे का नेगेटिव, सो व्हेन यू ऐड देयर एम्पलीट्यूड्स टुगेदर दे कैंसिल ईच अदर आउट और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बिकम्स जीरो, ठीक है। तो जब ये और ये वाला एम्पलीट्यूड ऐड होगा तो 0 से लेकर पाई तक के लिए इसका एम्पलीट्यूड बिकम्स 0, और बाकी फ्रॉम पाई टू 2 पाई वी हैव दिस हाफ साइकिल। ओके, नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमने अगली चीज पढ़ी थी, दैट इज अबाउट दी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उससे पहले हमने ये देखा था कि what are the conditions to study the phenomena of interference in a laboratory? So देखो, interference के phenomena की at least कितनी waves होनी चाहिए? There must be 2 waves, क्योंकि वो 2 waves होंगी, वो आपस में मीट करेंगी, तभी उनका एम्पलीट्यूड ऐड होगा, राइट। दूसरी चीज, वेव्स जो है they must be of the same type. So same type का मतलब ये है कि they should have same wavelength, frequency, amplitudes if you want to study them. Then the waves must be coherent.
और बाकी एग्जाम में डेफिनेशन आती है कोहेरेंट के ऊपर। कोहेरेंट वेव्स क्या होती है? So such waves with a constant phase difference between the two waves is called as coherent waves. And if waves are transverse, then they must be plane polarized. Then we have diffraction of waves or diffraction of waves may. What is diffraction? So the bending of waves after passing through a slit, aperture or a gap. तो आपके पास ये wavefronts wave है, it's traveling in this direction. Wavefronts are always perpendicular to your wave. When these wavefronts try to pass through this gap, so they are bent. So circular wavefronts are formed. Or diffraction where there will be no change in the wavelength, speed or frequency of wave after passing through the gap. So let me just write, okay, there will be no change in wavelength, frequency, or the speed of the wave. So, no change in wavelength, frequency, or speed of wave after diffraction. ठीक है? So basically ये आपके पास ये वेव है और वेव एक्चुअली इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ओके सो वेव आपकी टुवर्ड्स द राइट वेव फ्रंट जो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर वेव डायरेक्शन। ठीक है एंड दिस इज व्हाट द ये आपके पास डायफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। नाउ डायफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी बेस पे हम लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट स्टडी करना है विच इज कॉल्ड एज अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारे पास डबल स्लिट का मतलब ही यही है कि हमने दो गैप्स हैं। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम सो एक ये गैप है और एक ये गैप है। ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं वी यूज अ लाइट सोर्स टू प्रोड्यूस टू कोहेरेंट वेव्स। सो मैंने एक यहाँ पे लाइट सोर्स रखा है और एक ये वेव 1 है और एक ये वेव 2 है। ठीक है दोनों की वेवलेंथ इक्वल है एंड व्हेन दे ट्राई टू पास थ्रू द गैप तो ये जो वेव फ्रंट्स हैं वो सर्कुलर वेव फ्रंट्स की फॉर्म में बेंड हो गए हैं। ठीक है अच्छा ये जो डार्क ग्रीन वाले हैं बेटा ये मेरे पास फर्स्ट वाले हैं। ब्लू वाले जो है वो सेकंड है वेव फ्रंट्स। थर्ड वाले ये लाइट ग्रीन वाले थर्ड है और ऑरेंज वाले फोर्थ है। ठीक है मतलब वो उनकी वेवलेंथ बता रहा है ना। अब वन दोनों वंस की वेवलेंथ है 1। अब देखो इस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा पाथ डिफरेंस लेमडा माइनस लेमडा दैट इज 0। ठीक है इस पॉइंट पे दोनों डार्क ब्लू वाले मीट कर रहे हैं तो 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा इज 0। इस पॉइंट पे दोनों लाइट ग्रीन मीट कर रहे हैं तो 3 लेमडा माइनस 3 लेमडा सो पाथ डिफरेंस इज 0। इफ यू जॉइन दिस लाइन टुगेदर सो यू सी कि यहाँ पे इस बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन वी हैव अ 0 ऑर्डर मैक्सिमम बिकॉज आपके पास जो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस है दोनों ही 0 है। सो हम बेसिकली पाथ डिफरेंस के रिस्पेक्ट से पहले देख लेते हैं कि सेंटर पे 0 ऑर्डर मैक्सिमा है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा 0। और अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो 0 ऑर्डर मैक्सिमा पे फेज डिफरेंस कितना होता है वो भी 0 होता है। अब अगर आप ये वाली लाइन देखो अब इस लाइन पे हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ये वाला जो पॉइंट है ये डार्क ब्लू और ग्रीन आपस में मीट कर रहे हैं मतलब कि 2 लेमडा माइनस लेमडा विच इज लेमडा।
इसी तरह इस पॉइंट पे लाइट ग्रीन और डार्क ब्लू मीट कर रहे हैं, तो 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा इज लेमडा। फिर ऑरेंज और लाइट ग्रीन मीट कर रहे हैं, 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा इज लेमडा। सो दैट मीन्स कि ये वाली जो लाइन है, ये जब यहाँ पे स्क्रीन पे जाके मीट करेगी, तो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लेमडा होने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और अगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस लेमडा है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा? दैट विल बी 2 पाई रेडियंस। ओके, फिर हम देखते हैं ये थर्ड वाला। अब यहाँ पे ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन जब मीट कर रहे हैं, तो 3 लेमडा माइनस 1 लेमडा 2 लेमडा। फिर ऑरेंज और डार्क ब्लू मीट कर रहे हैं, 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा 2 लेमडा। फिर आपके पास बस यही दो है, तो अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूं तो ये जाके स्क्रीन पे इधर मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा प्रोड्यूस हो रहा है with a path difference of 2 lambda. Okay, baki between every two maxima there is always a minimum. ठीक है, ओके, आई होप इट्स क्लियर ना। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग मेरे से पूछ लो, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, लेमडा इज इक्वल्स टू ए एक्स ओवर डी, वेयर लेमडा स्टैंड्स फॉर द वेवलेंथ, ए इज द स्लिट सेपरेशन, ठीक है, और गैप बिटवीन दीज टू स्लिट्स, ये ए है। डी क्या है? स्लिट से लेके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। लेमडा इज जो आप मतलब वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही थी, उस वेव की वेवलेंथ क्या है? दैट इज योर वेवलेंथ। और लास्ट में हमारे पास था एक्स इज द फ्रिंज सेपरेशन, और वी से कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम्स। जी, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगर बेटा यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, सॉरी, दोनों की वेवलेंथ सेम है क्योंकि वो दोनों कोहेरेंट है। ठीक है, so if you want to study the phenomena of interference, the waves must be of same type and the waves must be coherent with a constant phase difference, means that they both have equal wavelength, frequency and speed. Okay, only then we can study the phenomena of interference clearly. Okay, I hope it's clear to everybody now. ठीक है, अच्छा, अगली चीज अब हम ये देखते हैं बेटा कि इफ वी रिप्लेस अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट विद अ वाइट लाइट सोर्स, तो फिर हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, सो ओके, अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना बेटा, लेट मी जस्ट राइट, इफ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स क्या होता है कि लाइट वेव ऑफ सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, लाइट वेव ऑफ सिंगल wavelength is replaced by white light source। अच्छा, अभी देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो विजिबल लाइट होती होती है या जो व्हाइट लाइट होती है, इट इज मेड फ्रॉम 7 डिफरेंट कलर्स, रॉय गबिव, ओके, या विब ग्योर, द वे आपने उसको याद रखा हुआ है, मतलब और हर वो जो कलर होता है इट हैज अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स
of light is being used. ठीक है, which means कि light waves have a single wavelength. Now if we replace it with a white light source, तो what will be the effect? हमारे पास जो zero order maxima है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा, और आपके पास जो क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है, वहां पे एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स प्रोड्यूस होगा। मतलब जो व्हाइट लाइट है वो क्या हो जाएगी, वो स्प्लिट हो जाएगी इन 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, सो हमारे पास बेटा is replaced by white light source at zero order maxima। ठीक है, bright spot is produced। ठीक है, yes, and on first order maxima हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, विजिबल स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड। अब विजिबल स्पेक्ट्रम, अब विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, जो हमारे पास विब ग्योर है। विब ग्योर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर आप ये मोनोक्रोमैटिक की जगह यहाँ पे 2 व्हाइट लाइट के सोर्सेस लगाओगे, तो सेंटर वाले पॉइंट पे तो एक ब्राइट स्पॉट ही होगा, बट जो फर्स्ट ऑर्डर वाली जगह है यहाँ पे आपको विब ग्योर नजर आएगा। मतलब कि 7 डिफरेंट कलर्स विल बी सीन और एब्जॉर्ब, विल बी ऑब्जर्व। ठीक है, ओके। दूसरी, आपके पास ये बात क्लियर है, समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, अब ये थ्योरी के अंदर वो आपसे ये चीजें पूछ लेता होता है कि बताओ कि अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स क्या होता है। फिर आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ अगर हम मोनोक्रोमैटिक की जगह एक व्हाइट लाइट सोर्स रखते हैं तो फिर व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन। तो फिर आप उसको बताओगे कि इंस्टेड, अब पहले तो आपके पास मैक्सिमास और मिनिमास प्रोड्यूस हो रहे थे ना, जहां पे मैक्सिमा होता है वहां पे एक ब्राइट फ्रिंज होता है, जहां पे मिनिमा है वहां पे डार्क फ्रिंज है। देयर इज अ सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। पर व्हाइट लाइट के केस में फर्स्ट ऑर्डर वाली जगह पे आपको 7 डिफरेंट कलर्स या रेनबो कलर्स जो स्पेक्ट्रम है वो नजर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास ये है कि इफ one of the slits is covered by an opaque material. What is a opaque material? क्या होता है? It is such that it does not allow the light to pass through. ठीक है, so does not allow light to pass through. So अब अगर मैं इन दोनों में से ये जो 2 गैप्स हैं अगर मैं इसको बंद कर देता हूं, मतलब ओपेक मटेरियल से कवर करने का मतलब ही यही है कि मैंने इसको बंद कर दिया, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही वेव होगी, राइट। सो बेसिकली उससे हमारे पास क्या होगा, देन देयर विल बी नो इंटरफेरेंस फिनोमेना, और आपके पास एक सिर्फ डायफ्रैक्शन मैक्सिमा विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। सो नो इंटरफेरेंस phenomena occurs, ठीक है, instead a bright maxima, instead a diffraction or a bright maxima, maxima
is observed on screen. So basically मैं क्या कह रहा हूं, देखो मेरे पास एक ये गैप्स थे ना, ठीक है, ये है और ये हमारे पास स्क्रीन है, राइट। अब हमने ये कहा कि हमने इसको बंद कर दिया, कवर कर दिया। ये क्या है, ओपेक मटेरियल है। मतलब यहां से जब वेवलेंथ आएगी तो वो आगे नहीं जा पाएगी, ऐसे ही है। जबकि नीचे वाली जगह से जब ये वेवलेंथ जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, ये वेव जा रही, ये ये ऊपर वाली वेव जो है वो ब्लॉक हो गई, नीचे वाली वेव के सर्कुलर वेव फ्रंट्स होंगे और यही सर्कुलर वेव फ्रंट्स जाके एक जगह पे स्क्रीन को हिट करेंगे और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सिर्फ एक ही मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, समझ आ गई, क्योंकि अब इंटरफेरेंस ही नहीं ना है। पहले तो ये हो रहा था कि ये वाले वेव फ्रंट्स भी जब डायफ्रैक्ट हो रहे थे और ये वाले दोनों आपस में मीट कर रहे थे और मीट करने की वजह से आपके पास एक सीरीज ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा वर बीइंग प्रोड्यूस्ड। आई होप इट्स क्लियर नाउ। थर्ड चीज ये है, इफ ए एंड डी आर इज कांस्टेंट, ठीक है, ए क्या है, ए इज द स्लिट सेपरेशन, D क्या है, distance between the slits and the screen. So if A and D is constant और मैं अगर वेवलेंथ बढ़ा देता हूं तो फिर उससे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, if A and D is constant and wavelength is increased, so what will be the new observation, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है लेमडा इक्वल्स टू ए एक्स ओवर कैपिटल डी। इस फॉर्मूला में ए और डी क्या हो गए, कांस्टेंट। तो अगर ए और डी कांस्टेंट हो जाते हैं तो लेमडा और एक्स का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि वेवलेंथ अगर मैं बढ़ाऊंगा तो जो फ्रिंज सेपरेशन है वो क्या होगी, दैट विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, सो एंड लेमडा इज इंक्रीज्ड देन एक्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सिंस लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया, x क्या होता था, x यूज टू बी दिस, दो मैक्सिमास के दरमियान वाला डिस्टेंस। मतलब अगर पहले ये दो डायग्राम्स में इधर बनाता हूं, ये स्क्रीन है, ये दो स्लिट्स आ गई, ठीक है, ये स्क्रीन है। अब लेट्स से ये जीरो ऑर्डर था यहाँ पे और फर्स्ट ऑर्डर इधर प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर ऊपर भी होते हैं और नीचे भी, ठीक है। अब ये मेरे पास शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ के साथ ये है एक्स। अब द मोमेंट मैं वेवलेंथ बढ़ा देता हूं तो वेवलेंथ बढ़ाने से क्या होगा, ये जीरो ऑर्डर तो सेंटर में ही रहना है, उसकी जगह नहीं चेंज होती। मगर ये जो फ्रिंज सेपरेशन है या ये जो गैप था, ये क्या हो जाएगा, दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। सो x जो है ये x1 है और ये x2 है और यहाँ पे वेवलेंथ हमने क्या की है, वेवलेंथ इंक्रीज की है, जिसकी वजह से आपके पास x2 जो है वो x1 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो ये मैक्सिमा और ऊपर चला जाएगा, फिर सेकंड ऑर्डर वाला भी इसी तरह और ऊपर हो जाएगा। समझ आ गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी
अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है एनर्जी। एनर्जी के मैंने आप लोगों को बताए थे फॉर्मूलाज, राइट। एनर्जी का फॉर्मूला एक होता है E इज इक्वल टू एच एफ, और एक फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज व्हाट? E is the energy, H is the Planck's constant, E is your energy, C is the speed of light, and lambda is your wavelength. Lambda is the wavelength. अब एक चीज तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि H और C तो कांस्टेंट है, राइट। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन है। सो इफ दे हैव एन इनवर्स रिलेशन मींस अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा? एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज। तो एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि आपकी जो मैक्सिमस की ब्राइटनेस थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर उनकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी तो उसकी वजह से आपके पास जो कंट्रास्ट था ना, कंट्रास्ट क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स। तो पहले ज्यादा ब्राइटनेस है मैक्सिमा पे और बाद में कम ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी। ओके, ये बात क्लियर है? ओके, सो वी विल से सिंस energy is inversely proportional to wavelength, ठीक है। So due to increase in wavelength, energy decreases, hence brightness of maximas decrease, ठीक है। सो मेरे पास जो मैक्सिमास मौजूद है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी और उसकी वजह से एंड contrast also decreases, ठीक है। सो ये थियोरेटिकली ये चीजें वो आपसे पूछता है, 2 या 3 मार्क का जो आपके पास पार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ओके, सो अगली चीज, अगला पॉइंट अब हम ये देखते हैं। अब अगर, इज इट क्लियर एवरीबडी? ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट अप व्हाट वी हैव। सो नेक्स्ट में इफ lambda and d are constant, ठीक है, and slit separation is increased. Slit separation is denoted with a is increased. So फिर वो आपसे ये पूछता है बताओ कि क्या ऑब्जर्वेशन होगी। ओके, अब फॉर्मूला क्या है? लेमडा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर कैपिटल डी। अब कंपेयर हमने ए और एक्स को करना है, ऐसे ही है, ठीक है। सो ए या एक्स में से दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो ये आ जाएगा लेमडा डी ओवर एक्स इज इक्वल टू ए। ये डी उधर जाके मल्टीप्लाई किया और एक्स इधर डिवाइड किया। अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं कि ए और एक्स का आपस में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं स्लिट सेपरेशन बढ़ा दूंगा तो इसका मतलब है कि जो फ्रिंज सेपरेशन है या एक्स है दैट विल डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, हेंस एक्स डिक्रीजेस। सो एक्स डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि ये वाला जो गैप है ये कम हो जाएगा। ओके, अच्छा, विल देयर बी
any effect on the brightness of the fringes? There will be no effect on the brightness. ठीक है? क्यों? क्योंकि E एनर्जी डिपेंड करती है एच सी ओवर लेप्टा या एच एफ। तो जबकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ही सेम है, तो इसका मतलब है देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द फ्रिंजेस एंड नो इफेक्ट on brightness of fringes। ठीक है? तो जो मैक्सिमस प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उनकी ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या होगा कि उसका गैप डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट में लेट्स से इफ lambda and a are constant, ठीक है, और डिस्टेंस जो है बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज्ड while d is increased। ठीक है? so what happens to the light intensity? so जो light intensity है, it obeys the inverse square rule, so the brightness of fringes will decrease because intensity will decrease and hence the contrast between fringes will also decrease। ठीक है? so जब आप गैप ज्यादा बढ़ा देते हो स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान, सो ये स्लिट्स है, ये स्क्रीन है, ये डिस्टेंस है। ठीक है? अब आपसे वो ये कहता है कि ये डिस्टेंस बढ़ा दी है हमने, मतलब अब आपकी जो लाइट सोर्स है वो स्क्रीन से काफी दूर हो गए। ठीक है? तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो बेटा जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सिंस intensity of light is inversely proportional to the square of distance। ठीक है? तो इससे क्या होगा, जितना आप स्क्रीन दूर कर दोगे ना स्लिट्स से, तो आपके पास जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या होगी? सो लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है? ये बात क्लियर है कि लाइट की इंटेंसिटी जो है वो क्यों डिक्रीज हुई है, और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हुई है तो जो ब्राइटनेस है मैक्सिमस की उस पर कोई इफेक्ट होगा? अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हुई है तो जहां पे मैक्सिमा प्रोड्यूस हो रहा है उसकी ब्राइटनेस पे कोई फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। ठीक है? एंड ब्राइटनेस ऑफ मैक्सिमस डिक्रीजेस। ठीक है? सो जब ब्राइटनेस कम होगी तो ब्राइटनेस कम होने की वजह से कंट्रास्ट क्या हो जाएगा? कंट्रास्ट विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है? एंड कंट्रास्ट बिटवीन fringes also decrease। ठीक है? ये हमारे पास एक ये पॉइंट भी आ गया। आई होप इट्स क्लियर है। ओके? ये समझ आ गया? अगले वाले में आपसे वो ये अगर मैं कहूं इफ lambda a and d all are kept constant while the size of the slits is increased, so then what will happen? Brightness of the maxima will increase while no effect upon fringe separation। ठीक है?
सो अब की बार तीन चीजें कांस्टेंट रख रहा हूं, लेमडा ए एंड डी इज कांस्टेंट। और क्या इंक्रीज करने लगे, स्लिट्स का साइज बढ़ा रहा हूं मैं, मतलब ये जो गैप है ना, गैप को ज्यादा वाइड करने लगा हूं, while size of slits is increased। तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमस की जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ मैक्सिमस increase, however no change in x। मतलब कि जो फ्रिंजेस के दरमियान जो गैप था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ जो जहां पे मैक्सिमा स्क्रीन पे प्रोड्यूस हो रहा था उस पॉइंट पे जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ओके। फिर लास्ट में, सो इफ साइज ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स इज रिड्यूस्ड, सो फिर हमारे पास क्या होगा, अगर मैं स्लिट का साइज कम कर देता हूं तो उससे ये ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी, मतलब इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना, ठीक है। ओके, लास्ट में इफ लेमडा ए एंड डी एंड साइज ऑल आर कांस्टेंट, ठीक है। सो लास्ट वाला जो पैरामीटर है कि इफ लेमडा ए एंड डी एंड size of slit all are constant, तो फिर क्या होता है, while source of light is brought closer to the slits, while source of light is brought closer to slits, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, then there is no effect upon the fringe separation but the brightness of maxima will increase। So brightness of maximas increase and no change in slit separation or x, change in x, ठीक है। सो लेमडा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर डी है ना, तो अगर तीन चीजें कांस्टेंट है तो चौथी वाली ऑटोमेटिकली कांस्टेंट ही रहेगी। पर बाकी फर्क सिर्फ ये होगा क्योंकि आप लाइट सोर्स को अगर स्क्रीन के जितना करीब रखोगे उतना ज्यादा ब्राइटर होगा, जितना दूर करोगे ब्राइटनेस उतनी कम होती है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, ठीक है, कोई चीज जो ना समझ आई हो तो प्लीज बेटा आप लोग पूछ लो मेरे से यहां तक, ठीक है। सो ओके, सो ये समझ आ गया कि वी हैव अ सीरीज ऑफ मैक्सिमस एंड मिनिमा। सेंटर में जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, ऊपर भी एक फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होता है तो नीचे भी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ऊपर भी सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है और नीचे भी सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। अब ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना, मतलब मैक्सिमाज है, मैक्सिमा पे ब्राइटनेस होती है और जहां पे मिनिमा है वहां पे डार्कनेस है, ठीक है। तो अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को कंपैरिजन करना चाहता हूं, ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टडी के लाइट इंटेंसिटी हमारे पास कैसी लगती है, ठीक है। ओके, वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी
of maximas on screen. So basically आपके पास बेटा अगर मैं कंपैरिजन करूं, ओके, सो लेट्स से ये मेरे पास ये सेंटर आ गया, ठीक है। ओके, ये कोई बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? जी, anybody who can explain कि what is happening over here? The amplitude is decreasing. हाँ जी, yeah, you're right. So ओके, सो ये जो सेंटर है ना, जहां पे एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, ठीक है, या फिर जीरो ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा पे एम्पलीट्यूड है, बट कंपेयर टू द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा द एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर। सो वी हैव फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, और मैंने अभी आप लोगों को बोला ना कि स्क्रीन में जीरो ऑर्डर मैक्सिमा सेंटर में होता है, और उसके लेफ्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर होता है, और राइट में भी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा प्रोड्यूस होता है। सो ये यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर maxima, and then we have second order maxima, और इसी तरह यहां पे ये क्या है, वी हैव सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। सो अब आप देख सकते हो कि लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन कैसे है। सेंटर पे इंटेंसिटी हाईएस्ट है बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज द हाईएस्ट, फिर साइड पे एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पे कम ब्राइटनेस, सेकंड ऑर्डर पे उससे कम ब्राइटनेस, थर्ड ऑर्डर पे उससे भी कम ब्राइटनेस। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस एग्जैक्टली सेंटर में होती है, वेयर वी हैव द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। बाकी बिटवीन एवरी टू मैक्सिमास वी हैव अ मिनिमा इन बिटवीन। तो ये यहाँ पे जहां पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल क्या कहते हैं जीरो है, निल है, तो यहाँ पे वी हैव फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ठीक है। सो अगेन वी हैव फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, और आपके पास यहाँ पे क्या है, वी हैव सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, फिर थर्ड ऑर्डर मिनिमा। सो सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, और फिर यहाँ पे हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस कितना है, 1 लैम्डा, फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई रेडियंस, सेकेंड ऑर्डर पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, फेज डिफरेंस कितना है, 4 पाई रेडियंस, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा पे पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा/2, फेज डिफरेंस कितना है, पाई रेडियंस। सो ये समझ आ गए, दिस इज हाउ वी कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव्स। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है
तो बेटा प्लीज फील फ्री टू आस्क राइट नाउ। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। अब ये तो हमने डायफ्रैक्शन की ये डायग्राम इस तरह देखी है ना कि जिसमें हमने सर्कुलर वेव फ्रंट्स ड्रॉ किए थे, ठीक है। अब ये वाली जो सॉलिड लाइन है ना जिसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ अनदर डायग्राम, ठीक है, एंड we'll study another formula from there. So let's say अब मेरे पास बेटा, so we have slits और gap between the slits कितनी देर है, 9 मिनट्स रह गए। ओके, सो अब हमारे पास बेटा ये दो स्लिट्स आ गई और ये हमारे पास ये दिस इज द स्क्रीन। व्हाट इज दिस? ये हमारे पास स्क्रीन, कैपिटल डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। और ए क्या होता था? ए इज योर स्लिट सेपरेशन, ठीक है। सेंटर पे जीरो ऑर्डर मैक्सिमा और हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा यहां पे है और यहां पे भी है। सो यहां पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और यहां पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक है। ओके, अब मैं ये कहता हूं ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है मैं इस पॉइंट को कह देता हूं P, ठीक है। अच्छा, स्लिट 1 से लेके एक मिनट, मुझे एक और इसको, अब मैं सिर्फ एक चीज अभी आपको ना बताना चाह रहा हूं। अच्छा, स्लिट 1 से मेरे पास एक वेव जा रही है डायरेक्टली टू पॉइंट पी और एक वेव है जो स्लिट S2 से ट्रैवल कर रही है डायरेक्टली टुवर्ड्स द पॉइंट पी, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है S1P S2P डिस्टेंस से शॉर्टर है। सो पहली चीज S1P डिस्टेंस is shorter than S2P डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से छोटा है, ऐसे ही है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करने लगा हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्रीज। ये मेरे पास, मैं इसको कह देता हूं जनरली थीटा। अच्छा, अगर मैं इन दोनों लेंस का S2P और S1P दोनों को माइनस करता हूं तो मेरे पास जो ये डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू द पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव्स, ठीक है। सो S2P minus S1P will be equal to the path difference. So path difference is equal to S2P minus S1P और जनरल फॉर्मूला क्या है पाथ डिफरेंस का? दैट इज n lambda, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है ना, मैक्सिमा प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैक्सिमा के लिए व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? द पाथ डिफरेंस इज n lambda. So n lambda will be equals to S2P minus S1P। अब एग्जाम में आपको कैसे देगा? आपको ये वाली लेंथ दे देगा, ये वाली लेंथ दे देगा, ठीक है। और आपसे कहेगा कि इसका ऑर्डर प्रिडिक्ट करो। अगर उसकी वेवलेंथ इतनी है तो बताओ ये कौन से ऑर्डर की इंटरफेरेंस हो रही है यहाँ पे। तो फिर आप क्या करोगे? आप वैल्यूज पुट कर दोगे इसमें और वेवलेंथ पुट कर दोगे तो वो S2P और S1P का वो से डिवाइड कर दोगे तो ऑर्डर निकल आएगा
कि कौन से ऑर्डर की इंटरफेरेंस हो रही है, या फिर आपको ये डिस्टेंसेस दे के कहेगा, ऑर्डर बता देगा कि जी सेकंड ऑर्डर इंटरफेरेंस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेकंड ऑर्डर इंटरफेरेंस हो रही है तो बताओ कि जो वेव है उसकी वेवलेंथ क्या है। ओके, सो लेट अस जस्ट एक रैंडमली हम इसको समझने के लिए ये करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्वेश्चन में उसने हमें ये बताया हुआ है कि S1P का जो डिस्टेंस है लेट्स से वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो S2P डिस्टेंस है वो है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे ये कहते हैं कि जो, अब क्योंकि मोनोक्रोमैटिक होता है मतलब दोनों में से जो वेवलेंथ है वो सेम पास करेगी, और वेवलेंथ हमें उसने कहा है कि जी लेट्स से 550 नैनोमीटर है वेवलेंथ। ठीक है, प्रिडिक्ट ऑर्डर, व्हाट, सलाम, प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस। सो सबसे पहली चीज बेटा, ओके, अब हमारे पास इन दोनों डिस्टेंसेस को अगर मैंने यही डायरेक्टली यूज करना है ना, n lambda equals to S2P minus S1P, n is to be found wavelength की जगह 550 into 10 की पावर -9। ये क्या है, ये नैनो है, और नैनो का मतलब होता है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 10 की पावर -9, और S2P इज 12.5 minus 10 whole divided by 100 because it is in centimeter and I have to convert it into meters। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू 12.5 माइनस 10 करूं तो दैट इज 2.5, और 2.5 ओवर 100 है तो 0.025, तो 0.025 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 10 की पावर -9। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो वी कैन जस्ट सिंपली गेट के व्हाट इज द ऑर्डर। ठीक है, ये मैंने अपने तौर से मतलब वैल्यूज अज्यूम की है just to explain you कि how we are supposed to use this relation। अच्छा, अब ये जो पाथ डिफरेंस आता है ना, जब आप यहां से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करते हो ना बेटा टू दिस लाइन, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आर है ना, दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज एक्चुअली योर पाथ डिफरेंस। ये वाला जो डिस्टेंस है ये पाथ डिफरेंस के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं, ये थीटा है, ये 90 है, ये पाथ डिफरेंस है, और ये क्या है, ये स्लिट सेपरेशन ए है। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं साइन रूल, थीटा के सामने वाली साइड या परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, या फिर ए है ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के मुताबिक ये वाला जो कंपोनेंट है ये ए साइन थीटा बनता है, और ये किसके इक्वल है, ये पाथ डिफरेंस के इक्वल है, और पाथ डिफरेंस वैसे किसके इक्वल है, एन लेम्डा। तो लेट्स से अगर यहाँ से आपके पास ऑर्डर निकल आता है और आपको क्या कहते हैं ये एंगल गिवन है, तो आप उसकी स्लिट सेपरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम दिस फॉर्मूला और द एक्सप्रेशन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। जी, एनी क्वेश्चंस सो फार?